कृषि आधुनिक बने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। आदिवासी किसानों की दुगनी हुई आय गुजरात में। ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें। कृषि महोत्सव, कृषि रथ, 6 लाख से अधिक चेक डैम्स, तालाब और खेत तालाबड़ियों का निर्माण, ऊपर आए भूगर्भ जल। गुजरात में एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। देश में पहली बार 21 नदियों को जोड़ा गया है नर्मदा के साथ। गुजरात में खुश रहते किसान है, लहलाते खलिहान है, चेहरों पे मुस्कान है, यही हमारी शान है। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। तभी तो आज देश की दूसरी हरित क्रांति की लहर उठी है। और कहां? गुजरात में। एक तरफ माफी, दूसरी तरफ सवाल। क्यों हुए 24 साल बर्बाद? अभी ही क्यों जागी सरकार? क्या इन हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? देखिए रात 8 बजे न्यूज लाइन, सिर्फ चैनल 1। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पेट में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है।
पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। ये आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। केंद्र सरकार की अर्जी पर कोर्ट का आदेश। मामले पर अगली सुनवाई 6 मार्च को। तेलंगाना पर तकरार जारी। हाथापाई के बीच राज्यसभा में पेश हुआ तेलंगाना बिल। सीमांध्र को विशेष राज्य बनाने के पक्ष में है सोनिया गांधी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप। राष्ट्रपति शासन को बताया असंवैधानिक। नजीब जंग की विधानसभा निलंबित रखने की सिफारिश गलत। मोदी के 400 करोड़ के विज्ञापन पर आपने उठाए सवाल। आपके नेता आशुतोष ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के पास कहां से आया इतना पैसा। और जबलपुर में इंसानियत हुई शर्मसार। निजी अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला के 100 से चुराए गहने। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार,
जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमागहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 3 हत्यारों की फांसी की सजा जैसे ही उम्र कैद में बदली, उस पर शुरू हुई सियासत अभी तक सरगर्म है। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जब रिहा करने का फैसला लिया तो उसके बाद जो टकराव है केंद्र और राज्य सरकार का, वो भी बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने अब पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के फैसले पर, तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक भी लगा दी है। राजीव शुक्ला कह रहे हैं रिहाई का फैसला राजनीतिक था। बीजेपी की तरफ से बयान यह आया कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। प्रियंका गांधी कुछ कहती हैं और राहुल गांधी कुछ कहते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या यह कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। न्यूज लाइन में बातचीत करेंगे इसी मसले पर। एक तरफ माफी, दूसरी तरफ सवाल। क्यों हुए 24 साल बर्बाद? अभी ही क्यों जागी सरकार? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी और बेटे राहुल गांधी के ये 2 विरोधाभासी बयान कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की सोच को बताने और समझाने के लिए काफी है। एक और प्रियंका गांधी अपने पिता के एक हत्यारे के लिए माफी की बात कर रही हैं,
Meeting, for me, the big learning that came from that meeting was exactly this, that I was still, though I was not angry anymore, I did not hate her, I did not, and I wanted to meet her, I was still thinking that I was somebody who could forgive her for something she had done. तो वहीं कई साल बाद पिता के हत्यारों की रिहाई पर पक रही राजनीति की रोटियों पर बेटे राहुल के दिल का दर्द बाहर निकल आया। ये बयान बताने के लिए काफी है कि राजीव गांधी के परिवार को अपने पिता के हत्यारों के लिए माफी तो कबूल है, लेकिन उनकी रिहाई नहीं। शायद गांधी परिवार और कांग्रेस ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहाई और रिहाई पर राजनीति इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर मामला इस मुकाम तक पहुंच गया तो इससे सवालों के घेरे में खुद यूपीए सरकार भी घिरती नजर आ रही है। आखिरकार दया याचिका इतने सालों तक क्यों लटकी रही? आखिर पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने मामले में क्या किया? राहुल के बयान के बाद ही हरकत में क्यों आई सरकार? प्रियंका राहुल के बयान और पैदा हुए हालात से एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि कांग्रेस राजीव गांधी के हत्यारों की सजाए मौत तो नहीं चाहती, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे खुली हवा में सांस लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हालात के बाद जब गांधी परिवार और कांग्रेस कोने में अकेली और बेबस खड़ी नजर आई तो एक बेटे के दिल का दर्द बाहर आया। तो गाहे बगाहे मुंह खोलने वाले प्रधानमंत्री ने भी ये कहने में देर नहीं लगाई कि ये ठीक नहीं हुआ। बहरहाल राहुल और कांग्रेस के लिए राहत की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक राजीव के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी है। लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की रिहाई के बाद जो हालात पैदा हुए हैं या राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश की गई है, उसके लिए बहुत हद तक कांग्रेस जिम्मेदार है। मनीष शर्मा, चैनल। जी, तो सवाल यहीं पर उठता है कि आखिर ये हालात क्यों बनते हैं? सियासत में ये कौन सा दौर चल रहा है? एक तरफ प्रियंका गांधी सहानुभूति जता चुकी हैं और अब राहुल गांधी का ये दर्द कि अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे जो हैं उनको छोड़ा जाए, अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलता है तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन नाग जी हैं बातचीत करने के लिए। हर्ष रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हमारे साथ अनिल मित्तल जी हैं, बीजेपी नेता, बातचीत करने के लिए। साथ ही हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं। शुरुआत में राजीव रंजन नाग जी आपसे करूंगा। 24 साल बर्बाद हुए, एक तरफ राहुल गांधी का दुख है, दूसरी तरफ आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी की सहानुभूति है। ये क्या हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? निश्चित तौर पे 11 साल पहले यदि कांग्रेस ने और सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से पहल की होती तब शायद आज नए सिरे से अफरा तफरी का माहौल नहीं होता। और जिस तरीके से राहत के लिए रात में देर रात लॉ सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल्स और बहानुवती द अटॉर्नी जनरल की जो मुलाकात हुई, और ये सब तब हुआ जब राहुल गांधी ने कल अमेठी में कहा कि अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के मामले में भी न्याय नहीं मिल पाएगा तो देश में न्याय का क्या होगा। तो निश्चित तौर पे अफरा तफरी है कांग्रेस में, और मूल बात यह है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इसका श्रेय जयललिता को मिले, वो भी चुनाव के ठीक पहले। जी हर्ष रंजन जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ राजीव रंजन नाग साहब की बात से कि अगर 11-12 साल पहले कांग्रेस इस दिशा में सक्रिय होती, पहल की गई होती जी, तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन चूंकि वक्त अभी चुनाव का है, लोकसभा चुनाव का, इसलिए हर सरकार के फैसले पे, हर कदम पर राजनीति हावी है, कहीं ना कहीं से वोट की राजनीति हम कहें तो हावी है। तो कांग्रेस अभी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और एआईएडीएम को किसी भी तरीके से इसका बेनिफिट मिले। लेकिन स्थिति यहाँ चूंकि कानूनी लाओपेच का। जी मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा में तेलंगाना बिल पास हो गया है। राज्यसभा में तेलंगाना बिल पास हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा में आज इस पर बहस हो रही थी, थोड़ी देर पहले तक संशोधनों पर वोटिंग हो रही थी राज्यसभा में। अब ये अभी खबर आ रही है कि तेलंगाना बिल पास हो गया है राज्यसभा में। थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठे तो उस वक्त भी हंगामा जारी था और लगातार राज्यसभा की कार्यवाही जैसे जैसे चल रही थी लगातार हंगामा जारी था, शोर शराबा जारी था। जो तेलंगाना के विरोध में सांसद हैं, नेता हैं, वो पट्टियों के साथ, बैनर के साथ विरोध कर रहे थे। लेकिन अभी
खबर आ रही है कि राज्यसभा से तेलंगाना बिल पास हो गया है, यानी कि तेलंगाना के अलग राज्य बनने का अब जो है जो पूरी प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो गया है। जाहिर तौर पर अब ये राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा मंजूरी के लिए। और राज्यसभा में कई संशोधन भी पेश किए गए थे, उन संशोधनों पर बहस भी हुई। बीजेपी की तरफ से फिर से कई सवाल उठाए गए। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने यह सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है, राजधानी के मसले पर क्या करना चाहती है, स्पेशल कैटेगरी और विशेष पैकेज को लेकर के। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह साफ किया था कि जो स्पेशल कैटेगरी है, विशेष पैकेज है सीमांध्र के लिए, वो सिर्फ 5 साल के लिए होगा। तो ऐसे कुछ संशोधन थे। साथ ही हैदराबाद की जो संयुक्त राजधानी का मामला है वो 10 साल के लिए होगा, ये पूछा था वेंकैया नायडू ने। लेकिन अब राज्यसभा में तेलंगाना बिल पास हो गया है। सभी संशोधनों पर पहले वोटिंग हो रही थी। थोड़ी देर पहले अभी खबर आ रही है कि राज्यसभा ने तेलंगाना बिल को अब पास कर दिया है। हालांकि आज भी लगातार राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा होता रहा और जब सुशील कुमार शिंदे बोलने उठे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलने उठे, उस दौरान भी तेलंगाना के विरोध में जो सांसद थे वो नारेबाजी कर रहे थे। प्रधानमंत्री के चारों तरफ नेता खड़े हुए थे रोकने के लिए, उनको किसी भी तरह से, किसी भी तरह की हरकत से रोकने के लिए। राज्यसभा के उपसभापति जब मौजूद रहे, उनके आसन के पास भी नारेबाजी होती रही। तो तमाम शोर शराबे, तमाम हंगामे के बीच आखिरकार ये पड़ाव भी तेलंगाना का पास हो गया है। तेलंगाना का बिल जो है राज्यसभा में पास हो गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है वो पेश किया सरकार ने राज्यसभा में, और ये आशंका जाहिर की जा रही थी। बीजेपी ने कई और संशोधन राज्यसभा में पेश किए और कई मसलों पर सवाल उठाया, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से पास हुआ था उस पर काफी किरकिरी हुई सरकार की। जिस तरह से देखा गया कि दरवाजे बंद किए गए, लोकसभा टेलीविजन के का जो है वो प्रसारण रोक दिया गया। लेकिन अब राज्यसभा में भी जब ये बिल आया, जब पेश हुआ, उसके बाद से ही हंगामे जारी रहे। आज दिन भर की कार्यवाही के बाद कई बार स्थगित भी करनी पड़ी राज्यसभा, क्योंकि लगातार शोर शराबा चल रहा था। आखिरकार भारी हंगामे के बीच तेलंगाना बिल राज्यसभा में पास हो गया है। चलिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम। जो राजनीति हो रही है आतंकवाद के मसले पर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे जो तीन हत्यारे, उनको रिहाई को लेकर के जो राजनीति हो रही है। हर्षरंजन जी, आप अपनी बात रख रहे थे। हाँ, पूरी बात रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल पूरी तरह के से राजनीतिक मामला है और वोट की राजनीति हम कहें तो इसमें ज्यादा है। लेकिन चूंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, संविधान का भी है, और इसमें केंद्र जो प्ली ये ले रहा है कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उनको रिलीज करे ऐसे मौके पे। राहुल गांधी किस पर सवाल उठा रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किसको न्याय मिलेगा? ये सवाल किस पर कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को अभी पिच किया गया है अगले लोकसभा इलेक्शन चुनावों के लिए, और ऐसे में उनका इस तरह का वक्तव्य आना बड़ी ही जाहिर सी बात है कि आएगा। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इसका श्रेय जयललिता को जाए। अगर आप एम करुणानिधि के वक्तव्य को भी देखें तो उन्होंने भी बहुत सलीके से उसका विरोध नहीं किया है, जबकि वो जयललिता के विरोधी रहे हैं। लेकिन राजनीति इस पे चल रही है और हर पार्टी ये चाहेगी कि अगर इसका श्रेय जाता है उन्हें रिलीज करने का तो वो उनकी पार्टी की तो आए। कांग्रेस भी वही कर रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, कि राज्य सरकार ने ये कहा है कि अंडर सेक्शन 432 राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो अगर केंद्र से कोई जवाब नहीं आता है तो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अंडर सेक्शन 432 वो उनको रिलीज कर दे। ये कितना संगत है, इस पे हम ठीक है, यही सवाल मैं जानना चाहूंगा। मैं राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है। राजकुमार गुप्ता जी, क्या कहेंगे? ये क्या जो टकराव हो रहा है, कहां कितना किसका अधिकार है? देखिए, जो एक्यूज थे जी तीनों, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किए थे। अपील की पूरी हियरिंग हुई और उनकी अपील खारिज हो गई। ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने मर्सी पिटीशन फाइल की राष्ट्रपति जी के यहाँ। भारत संविधान के आर्टिकल 72 में लिखा है कि राष्ट्रपति किसी की सजा होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी, जो कि फाइनल कोर्ट है, प्राणदान दे सकती है अथवा सजा में भी कमी कर सकती है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति जी महोदय के पास
मर्सी पिटीशन डाल दी गई और इतने साल तक विलंब में पड़ा रहा, ना कोई डिसीजन हाँ हो रहा है ना हो रहा है। तो फिर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पिटीशन फाइल की। सवाल मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि तमिलनाडु सरकार जो कह रही है कि ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है उनको रिहा करना, केंद्र सरकार इसके खिलाफ बोल रही है। केंद्र सरकार कह रही है आपके अधिकार के आपके दायरे में नहीं आता बिना केंद्र सरकार की अनुमति के। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। ये अधिकार की बात बताइए, किसका अधिकार कहां तक जाता है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का? इसके बारे में मेरा कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को रिड्यूस करके कहा कि इतने दिनों तक मर्सी पिटीशन पेंडिंग थी, डिस्पोजल नहीं हुआ, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो इसको हम कम्यूट कर देते हैं और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया तो ये मामला फिर स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कभी था ही नहीं, ना रहेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला होता है। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो या उसके डिपार्टमेंट है, उसको राइट है कि वो रिलीज भी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जजमेंट दिया है कि आजीवन कारावास का मतलब है टिल डेथ, जब तक उसके स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती लेकिन किस आधार पर फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है? किस आधार पर, क्या चीज केंद्र सरकार कहना चाह रही है कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कह सकती? क्योंकि दर्शक ये जानना चाह रहे हैं इन अधिकारों के दायरे क्या हो। बड़ी गंभीर समस्या होगी अगर हर जगह इसी तरह के अधिकारों की लड़ाई छिड़ जाएगी केंद्र और राज्यों में। तो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट गई है, रिव्यू पिटीशन फाइल की है, पुनर्विचार याचिका, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी फांसी की सजा गलत है, क्योंकि इतने सालों तक विलंब हुआ उनके डिस्पोजल में, तो उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। पहले भी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लाइफ कन्विक्ट हैं उनका भी फंडामेंटल राइट होता है। ये नहीं चूंकि सजा हो गई तो उनके मौलिक अधिकार खत्म हो गए, राइट टू लाइफ स्टिल देयर, ये आर्टिकल 21 का सिद्धांत है। नहीं वो ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं, मैं आऊंगा। कुछ और सवाल हैं जो कंफर्म नहीं हो रहे, क्लियर नहीं हो रहे हैं। अनिल मित्तल जी हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी भी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस हैं आप। अनिल जी आपके पास पहले आना चाहूंगा, बीजेपी क्या सोच रही है? रिहाई का फैसला राजनीतिक था, राजीव शुक्ला कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है? राजीव जी, इसके अंदर इस सारे पहलू में एक पक्ष तो है राजनीतिक, दूसरा एक इसका लीगल मैटर है। इसका पिछला इतिहास भी अपने को थोड़ा ध्यान में करना चाहिए। ये अपने को ध्यान में है कि लिट्टे की सारी ट्रेनिंग लिट्टे के लोगों को हिंदुस्तान की आर्मी ने दी, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वही ऑफिसर जिन लोगों ने लिट्टे के लोगों को ट्रेन किया और इस सारी लड़ाई को, गोरिल्ला युद्ध को लड़ने की सारी ट्रेनिंग दी, उन्हीं ऑफिसर्स को उन्हीं लोगों के खिलाफ बाद में IPKFS में इंडियन पीस जो कीपिंग फोर्स जो थी उसमें भेजा गया। और मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी अक्सर इस विषय पे चर्चा हुई। वो बताते हैं कि हम लोगों ने खुद ट्रेनिंग दी और हम ही जब सामने गए तो सामने उन लोगों ने हमसे कहा, ये आग्रह किया कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें शिक्षा दी है, हम आप पे गोली नहीं चलाना चाहते हैं। उसके बाद जो स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई, हमें ये ध्यान में है कि पैराशूट से जब हमारे IPKFS के लोग वहाँ पे उतर रहे थे तो नीचे से हवा में गोलियां चलाकर लाशें उस पैराशूट से जमीन पे उतरी हैं। ये जो सारी स्थिति पैदा हुई, इसमें कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग जो है कांग्रेस सरकार की रही है हमेशा से। पिछले 10-11 वर्षों में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी मर्सी पिटीशन का इतना लंबा समय तक इसको लटका के रखना, जी कांग्रेस पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके पीछे जो राजनीति आज भी, अगर कहीं सरकार का निर्णय आया उसके बाद जयललिता ने उस पर अपना निर्णय लेते हुए अपनी राय इसमें प्रकट कर दी, एक निर्णय ले लिया। जयललिता जी ठीक कर रही हैं आपके मुताबिक? अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो मैं समझता हूँ ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। जैसे कोई तैसा का स्थिति यही गजब की हालत, यहीं पे स्थिति पैदा हो जाती है, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनका पक्ष रखने के लिए जयवीर शेरगिल जी हैं। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। जयवीर जी, जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया कि पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही क्या केंद्र सरकार हरकत में आई है? और यह सवाल राहुल गांधी किस पर उठा रहे हैं? बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, वो सीधे तौर पर आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जयवीर जी सुन रहे हैं आप मुझे? जयवीर जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए मैं आपके पास आऊंगा, शायद जयवीर जी सुन नहीं पा रहे। राजीव जी आपको क्या लगता है, जो बातें अनिल मित्तल जी ने कही, कांग्रेस जिम्मेदार है,
सीधे तौर पर ये कह रहे हैं जयललिता जो कर रही है ठीक कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 11 साल विलम्ब हुआ फांसी की सजा को एग्जीक्यूट किए हुए। अगर ये बात 2011 तक भी हो जाती, लेट भी, तो बात समझ में आती, लेकिन 11 साल में 4 साल आपकी पार्टी की सरकार थी, तब आपने इस पर कोई पहल नहीं की। क्या आपकी पार्टी भी नफा नुकसान देख रही थी पॉलिटिक्स की? ये राजीव जी, ये विषय सीधा सीधा हमारे पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। सरकार में तो आप भी रहे हैं ना सर, जवाबदेही तो बनती है आपकी। जवाबदेही तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ इस तरह ऐसी फाइलें निपटने में जमाना नहीं लगता। उसमें कहीं लीगल हर्डल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जी बिल्कुल आ जाने के बाद आपकी सरकार इस पर किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए सहमत थी, तैयार हो सकती थी, लेकिन नफा नुकसान देख रही थी। कारण यह था कि उनको यह लग रहा था कि जयललिता नाराज हो जाएगी, तमिल सेंटिमेंट का सवाल था, तमिल वोटर आपके खिलाफ जा सकते थे। ये तमाम कारण थे जिसके कारण से आपकी एनडीए सरकार इसको टालने की कोशिश करती है। और जिस वोट बैंक का जिक्र आप खुद कर रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति रही है, वोट के लिए सब कुछ होता रहा है। राजीव, एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रियंका गांधी बेल्लोर जेल में नलिनी से मिली तो उन्होंने कहा कि हमारा परिवार आपको माफ करता है और माने जो कुछ भी हुआ उसको भूलना चाहते हैं। और उसके तुरंत बाद से कांग्रेस में एक तरह से खामोशी छा गई कि प्रियंका गांधी पार्टी के लाइन बोल रही है, उनका खुद का फैसला है, तो उसके बाद और लोगों के बारे में क्या करें। लिहाजा इसी कारण से कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार ने 11 या फिर 7 सालों तक इन 3 लोगों को जो राजीव गांधी के हत्या के दोषी हैं उन पर कोई भी फैसला लेने से बचती रही। उनको लगा कि शायद प्रियंका गांधी नाराज हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस। ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। एक ब्रेक लेने का समय है, बड़ी मजबूरी होती है ब्रेक की। जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। सवाल कई हैं, उसके जवाब अलग अलग है। बीजेपी के अनुसार अलग जवाब है, कांग्रेस के मुताबिक अलग जवाब है, कानून के जानकारों के मुताबिक अलग जवाब। एक छोटा सा ब्रेक। वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि जब पूर्व पीएम को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी को क्या मिलेगा। इन्हीं सवालों में छिपा हुआ कि आखिर राहुल गांधी किस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के इस पूरे मसले पर। जयवीर शेरगिल जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर जी, बातचीत जो हो रही है, राहुल गांधी जी किस पर सवाल उठा रहे हैं और जो राजनीति की बात हो रही है वो राजनीति कौन कर रहा है? राजीव जी, मैं लेट जुड़ा हूं तो 2-3 स्पष्ट बातें रखना जी बिल्कुल, पूरी बात रखिए।
बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु और जितने मासूम लोग मरे उनकी मृत्यु को एक राजनीतिक तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम डेथ सेंटेंस या जो कैपिटल पनिशमेंट के नाम से जाना जाता है उसके बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है। 18 फरवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पैराग्राफ 31 में साफ लिखा हुआ है कि उनका डेथ सेंटेंस लाइफ में बदला जाए। लाइफ मतलब आखिरी सांस तक वो जेल में रहेंगे, सब्जेक्ट टू अगर उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट छोड़ देती है। ठीक। तीसरा, सेक्शन 432 और 435 के हिसाब से तमिलनाडु की सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिसमें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के एक्ट के तहत इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, या उस कानून जो सेंट्रल लॉ है उसके तहत सजा मिले, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर कंसल्टेशन की जरूरत है, जो इस मामले में नहीं की गई। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक फंडामेंटल राइट डिले के पॉइंट पे ये कम्यूट किया है डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ। इसमें तारीखें बहुत जरूरी हैं। 28 अप्रैल 2000 को गवर्नर साहब के पास पहली बार मर्सी पिटीशन गई थी। 4 जून 2000 जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में थी तो होम मिनिस्ट्री के पास फाइल गई। 4 जून 2000 से लेकर 2005 तक वो फाइल होम मिनिस्ट्री के पास ही रही, प्रेसिडेंट साहब तक नहीं गई। जब यूपीए कांग्रेस गवर्नमेंट आई 2005 में पहली बार ये फाइल होम मिनिस्ट्री के ड्रॉर से निकल के प्रेसिडेंट के साहब के पास गई। तीसरा, जो पूरी ये सिचुएशन की गंभीरता, ये जो घटना खुली है, उसका निर्णय और फैसला 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था कि ये घटना ऐसी है। पैराग्राफ 636 जस्टिस वाधवा ने कहा था कि प्रधानमंत्री की मृत्यु और वो छोटी बच्ची जिसका नाम कोलिका था, जो अपनी मदर लतिका के साथ वहां सिर्फ राजीव जी को एक पोएम सुनाने के लिए आई थी, जिस तरह इन सब लोगों की मृत्यु हुई है, ये एक ऐसा घटना है, क्राइम है जिसमें कोई भी मर्सी उसमें कहीं किसी को खुशी नहीं है। इन लोगों सवाल मेरा ये नहीं है। नहीं, जवीर शेरगिल, ग्रेविटी ऑफ जवीर शेरगिल जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आपको पूरे बोलने का पूरा हक है, मौका है। सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी अब किस पर सवाल उठा रहे हैं? इतने सालों तक सरकार में आप थे, एक फाइल निपटाने में, होम मिनिस्ट्री से माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने में कितना वक्त चाहिए आपको? सदियां तो चाहिए नहीं, एक जमाना तो चाहिए नहीं। कितने साल तक आप थे? किस पर आप सवाल उठा रहे हैं? कौन राजनीति कर रहा है? उसमें सवाल उसमें हम इसलिए उठा रहे हैं, मैंने आपको बताया 2000 से 2005 तक फाइल होम मिनिस्ट्री से प्रेसिडेंट साहब तक नहीं पहुंची, तब बीजेपी और एनडीए की सरकार पावर में थी। इसका एक्सप्लेनेशन यही दे सकते हैं। दूसरा, जब 2005 में पहुंची, मैं मानता हूं अटॉर्नी जनरल ने उस डिले का आज ये बात समझ नहीं आ रही। शेरगिल जी, ये बात राजीव जी, ये बात समझ आ रही है आपको? छोड़ दिया मिस्टर शेरगिल, ऐसा है कि ठीक है। तीसरा मेरे को खत्म करने दीजिए। आज सवाल यह है, कल को कांग्रेस, बीजेपी या तमिलनाडु की राजनीति हमारे देश पे हमला हुआ था, प्रधानमंत्री को छोड़ के। सर, वो देश सबका है। नहीं, वो बात घुमा रहे हैं आप जयवीर जी। देश सबका है, देश सबका है। वो देश की आत्मा पे हमला था, ये इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को मानने से किसी का इनकार नहीं है। सवाल यह है कि राजनीति कर कौन रहा है? राजीव जी, शेरगिल जी, 2-3 बातें हैं। आपने कहा 2000 से लेकर 2005 तक वह फाइल होम मिनिस्टर, जो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे 2004 तक, एल.के. आडवाणी थे, उन्होंने इस पे एक्सिक्यूट नहीं किया। लेकिन 2005 से 2013 तक 14 आ गया है। वह फाइल आपके होम मिनिस्ट्री के ड्रॉवर में थी, जो नहीं मिल रही थी पूरी फाइल। तो ये जो तर्क है आपकी मिनिस्ट्री का, आपकी सरकार का, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट आप प्रॉपरली नहीं लड़ सके, आप अपनी बात नहीं कर सके, या फिर इस बात को लेकर आशंका थी क्योंकि प्रियंका गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था, आपकी पार्टी और सरकार पसोपेश में थी कि 3 अन्य लोगों के मामले में क्या कदम उठाया जाए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी और सरकार ने गंभीरता से मामले को नहीं उठाया, और इसी खींच में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी सजा उम्र कैद में बदल दी। तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, और इसका एहसास आपकी पार्टी को है। जी जयवीर जी, जल्दी से मैं और मेहमानों के पास चलना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं, हर्षरंजन जी आ रहा हूं।
राजीव जी मुझे ये हम इस पूरी बात को हम राजनीतिक रंग दे क्यों रहे हैं? बात हो रही है हम राजनीति करने के लिए यहाँ तो बैठे नहीं है। क्या राजीव जी नेता है, ना मैं नेता हूँ, ना तो राजकुमार के हमारे साथ अधिवक्ता है वो नेता है। राजनीति हम कहाँ कर रहे हैं? पार्टियां तो आप चला रहे हैं, इसमें राजनीति हम क्या करेंगे? राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो सवाल तो ये उठना चाहिए कि सरकार आपकी थी, आप क्या कर रहे थे 10 साल से? आप नहीं, बीजेपी तो नहीं बचेगी, ठीक है। अनिल जी जवाब देंगे आप जो सवाल आपसे कर रहे हैं? राजीव जी, राजनीति की वो तो सीधी सीधी राहुल गांधी की स्टेटमेंट में है। सरकार में तो आप थे, ये बात सही है। जयवीर जी का ये तर्क गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका जवाब क्या है? उस समय विलंब होगा, मैं अधिकृत रूप से उस विषय में अभी आज कुछ नहीं कहने की स्थिति में हूँ। क्यों नहीं? लेकिन 2005 से भी जिम्मेदार है, 2005 हम जिम्मेदार है, 2005 से दिल पर उस समय की क्या परिस्थिति रहे हैं कि 2005 तक हम राजीव जी उस समय की क्या परिस्थिति होंगी अधिकृत रूप से मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन आज की परिस्थिति मैं ये कहता हूँ कि आज जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की अपनी इच्छा शक्ति में कमी थी, कहीं कोई भय था, कोई अज्ञात भय था जिसके कारण निर्णय नहीं हो पा रहे थे या फाइल नहीं मिल रही थी। अब फाइल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, एक मर्सी पिटीशन जो थी पेंडिंग रखी गई, उसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उसके नजर में रखते हुए निर्णय ले लिया। उसके बाद जब राज्य सरकार ने अपने उसमें राय प्रकट की है, उस पर जो राजनीति प्रारंभ हुई है, इसमें जो अज्ञात भय, जो एक वोट की राजनीति सामने आ रही है, नहीं वो बात नहीं। आप बात प्रश्न जो आप उल्टा मैं आ रहा हूं। शेरगिल जी आपकी जानकारी के लिए जो प्रश्न आपने किया, शेरगिल जी उसी प्रश्न को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में चूंकि आपका गठबंधन डीएमके से था, लिहाजा डीएमके का दबाव था जो उनको स्टैंड रहा है शुरू से कि उनको माफ कर दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। इस कारण से आपकी पार्टी और सरकार दबाव में थी। ये पेज भी कोई पहल करने से सरकार पॉलिटिक्स का ये पेज भी है। हरसंजन जी बिल्कुल इसी बात को मैं कहना चाह रहा था जो अभी राजीव जी ने नाग साहब ने कही कि दरअसल जब तक बीजेपी की सरकार थी 2004 तक, उस समय भी बीजेपी एक अज्ञात भय से जूझ रही थी कि इस मामले को छूना कितना असरदार होगा, कितना घातक होगा, कितना फायदेमंद होगा। इस वजह से बीजेपी ने नहीं छुआ क्योंकि जयललिता उस समय इनके साथ थी। निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां नफा नुकसान देख रही थी, दोनों पार्टियां नफा। और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा राजीव, मुझे 1 मिनट का समय दें। जब नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की हत्या के बाद, तो ये बात भी अब जग जाहिर है कि सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से इस बात को लेकर नाराज रहा करती थी कि राजीव गांधी हत्याकांड की जो तफ्तीश है वो इतनी धीरे क्यों चल रही है। बावजूद इसके, उनकी नाराजगी के बावजूद नरसिम्हा राव की सरकार ने उसकी तफ्तीश में जो तेजी सोनिया जी चाहती थी वो नहीं लाई वो सरकार। कुल मिलाकर ये स्थिति राजीव गांधी हत्याकांड के बाद की तफ्तीश और बाद के तमाम पहलू उसके ऐसे हैं कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही। अंदरूनी कलह अगर ना कहें, मैं थोड़ा सा अगर कलह का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपसी पसोपेश की ये रहा है। और जाहिर सी बात है बीजेपी जब भी सरकार में आई तो उसने नहीं छुआ क्योंकि एनडीए की सरकार में कभी वो लोग शामिल थे, उनका दबाव था और बीजेपी नहीं चाहती थी कि हम किसी भी ऐसे। बीजेपी ने भी हर्षरंजन वही किया जो कांग्रेस ने किया, क्योंकि बीजेपी ने भी डीएमके का सपोर्ट लिया था और तमिलनाडु की क्षत्रिय पार्टी है और वो तमिल अस्मिता, तमिल सेंटिमेंट के सवाल पे एनडीए गवर्नमेंट को दबाव देते रहे। भुनाया गया, खूब भुनाया गया। सत्ता के आगे सिद्धांतों की होली हमेशा जली है भारत की सियासत में, ये बड़ी विडंबना है। राजकुमार गुप्ता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जयललिता जी ने एक तर्क दिया कि पहला मामला इसका तमिलनाडु में दर्ज हुआ, इसलिए ये राज्य सरकार के दायरे में आता है। सर जरा दर्शकों को बताइए उस दायरे के बारे में, आप कानून के जानकार हैं इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, राज्य सरकार कुछ और कह रही है। इतने गंभीर मसलों पर राज्य केंद्र का ये जो बंटवारा है कहां किसका हो रहा है और क्या कहना चाह रही है जयललिता जी? तमिलनाडु में जब राजीव गांधी की हत्या हुई जी तो एफआईआर सेक्शन 154 सीआरपीसी में थाने में दर्ज हुआ। हाँ, ये स्टेट का मैटर है। हाँ, सीआरपीसी पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिवीजन नहीं है, वहाँ स्टेट है। बट स्टेट में का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। तो तमिलनाडु को पावर है क्योंकि उसकी स्टेट है। वहाँ पर किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको पावर नहीं है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बाद में चली गई, सीबीआई को चली गई, तो इसका मतलब नहीं है कि जुरिस्डिक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट का खत्म हो गया। स्टेट बनाम से ही केस चलता रहा,
सुप्रीम कोर्ट में भी चला है जी। तो कुछ हद तक जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु की वो सही है। इट्स स्टेट मैटर। ये छोड़ने का मामला जो है वो स्टेट का मैटर है, छोड़ सकती है जयललिता राज्य सरकार के विशेषाधिकार के तहत। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, गवर्निंग जजमेंट है कि आजीवन कारावास का मतलब है टिल डेथ, तो बीच में छोड़ने का उनको जुरिडिक्शन नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन जयललिता जी जो ये बात कर रही है कि 3 दिन में अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर ये राज्य सरकार के दायरे में आता है, हमारे अधिकार में आता है, हम छोड़ देंगे। जी नहीं, ये नहीं कह सकती। सी नॉट राइट, सी नॉट राइट, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। गुप्ता जी मैं एक आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 432 और 435 का हवाला देना चाहूंगा, जो शेरगिल जी भी अभी दे रहे थे। ये 432 और 435 अंडर सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके तहत राज्य सरकार को यह विशेषाधिकार है कि उनके यहां कैद और जो मामले वहां चले हैं, जो घटना वहां हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, इस मामले में कैद किसी भी कैदी को वो छोड़ सके, रिहा कर सके। लेकिन केंद्र सरकार ये प्ली दे रही है, केंद्र सरकार ये प्ली दे रही है कि जिस मामले में केंद्र इन्वॉल्व है, जिस मामले में इन्वेस्टिगेशन यहां हुआ है, उसमें आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या मिस्टर शेरगिल ने जो सवाल उठाया है कि 432 एंड 435 सीआरपीसी, सवाल वो नहीं है 435 432 का। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी हिंट किया है कि आजीवन कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुकर्रर कर दी है। अब उनको रिहा करने और नहीं करने के बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार राज्य सरकार को है। तो ऐसे में मुझे लगता है शेरगिल जी कि 432 435 का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी राजीव जी, लेकिन एक बात मैं लेकर जाऊंगा शेरगिल जी के पास। वो सवाल पहले शेरगिल जी मैं आ रहा हूं, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। जो बात शेरगिल जी कह रहे हैं कि हम कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं, फिर ये पुनर्विचार याचिका दाखिल किस लिए की गई है? जो फांसी की सजा उम्र कैद में बदली गई है उस पर भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। राजीव जी नहीं, निश्चित तौर पे ये क्या है? नहीं सवाल वो नहीं है, क्योंकि यह भी फैसला कल देर रात जिस अफरा तफरी देखी गई देर रात में, लॉ सेक्रेटरी मिस्टर बहानबती एंड प्लस पीएमओ, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी के एक लाइन के उस बयान के बाद सरकार हरकत में आई और उनको ये लगा कि यह मौका है जब हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से कह सकें कि इसकी पुनर्रिव्यू करें। और कांग्रेस की चिंता उसकी रिहाई और फांसी से अधिक उनको ये लग रहा है कि जो नुकसान आंध्रा में हुआ है शायद उसकी भरपाई तमिलनाडु में। आ रहा हूं मित्तल जी, आ रहा हूं। तमिल अस्मिता का सवाल है, कांग्रेस को थोड़ी उम्मीद इससे है। जयवीर शेरगिल जी, क्या यही वजह है? सुन रहे हैं आप राजीव जी को? राजीव जी, मैं पहले तो कानून क्लियर कर दूं कि कोई इंटरप्रिटेशन का मसला नहीं है। 432 और 35 में बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि अगर वर्ड जो शब्द यूज किए गए हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन होगी तो केंद्रीय सरकार को कंसल्ट करना पड़ेगा। इसको ना तो कांग्रेस बदल सकती है, ना बीजेपी, ना कोई। ये बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं यहीं पे अगर मैं यही रोक रहा हूं, कंसल्ट किया है, ये बात उसमें जरूर लिखी गई है कि राज्य सरकार को केंद्र से कंसल्ट करना पड़ेगा। एमएचए को भेजा गया है, 3 दिन का मांगा गया है वक्त कि 3 दिन में जवाब दें, और अगर 3 दिन में आप जवाब नहीं देंगे तो अंडर आर्टिकल 432 एंड 435 अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार अपना फैसला कर देगी। ये 2 दिन हो चुका है जी। सेक्शन 432 सेक्शन 435 कहीं ये प्रोसीजर ले डाउन नहीं करता कि आप 3 दिन का अल्टीमेटम दे, जेल विभाग को बिना कंसल्ट किए 3 दिन का आप एक डेडलाइन सेट कर दे, उसके बाद जो आपको मना है। इस विषय में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता 432 और 35 के तहत। नंबर 1। नंबर 2, 18 फरवरी का जो ऑर्डर है और आज जो पिटीशन हमने दायर किया वो इसी बात पे है। अगर पैराग्राफ 31 में लिखा है कि डेथ को लाइफ में बदल दिया, सब्जेक्ट टू उनको छूट या राहत की जो प्रोविजन है सीआरपीसी में वो लागू हो सकती है। पर बात यह है, क्या यह घटना ऐसी है जिसमें कोई राहत देनी भी चाहिए? इस मुद्दे पे हमने पिटीशन फाइल की है कि ये दुर्घटना, ये जो हत्या हुई है, जो मासूम लोग मरे, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है जो सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में कह दिया था। उसको आप नहीं बदल सकते और इस मामले में आप कोई छूट या रियायत नहीं दे सकते। फंडामेंटल राइट ये मामला नहीं है। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार किस तरह की राहत की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है?
कि उनको अभी रिहा ना किया जाए जी। जब तक वो जिंदा है तब तक उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो ये बात कर रहे थे जजमेंट की, उस जजमेंट का नाम है शत्रुघ्न चौहान, और उसके बाद जस्टिस लोकर की 2013 की जजमेंट आई है कि लाइफ सेंटेंस माई लाइफ टिल योर लास्ट ब्रेथ, आखिरी समय तक आप जेल में रहेंगे। तो हम ये नहीं, हम ये मानने को विवश हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी आखिरी सांस चलती है तीनों अभियुक्तों की, तब तक उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाए, ये कांग्रेस का लाइन है? बिल्कुल। ओके जी। अनिल मित्तल जी, आपके पास आना चाहिए। राजीव जी, मुझे लगता है सारा विषय जो है वैधानिक पहलुओं पे चला गया है। नहीं है, वैधानिक भी है, वैधानिक भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वैधानिक जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो लॉ उसमें शामिल होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसमें निश्चित रूप से जो आप भी बताइए सर, वैधानिक आप भी बताइए। जो राजनीतिक पक्ष इसका है, जिस प्रकार से राजनीतिक भय के कारण, वोटों की राजनीति के कारण जो स्टेटमेंट दी जा रही है, पीछे की मानसिकता क्या है, उद्देश्य क्या है, इच्छाएं क्या है, ये महत्वपूर्ण है बहुत अपने आप में कि इसके पीछे का क्या है, किस मानस से बताइए पीछे क्या है, बताइए दर्शकों। सीधा सीधा आपने स्वयं अपने आप क्या उसमें शामिल नहीं रहे हैं? आज अगर राजीव जी ने जिस बात का जिक्र किया, आज की परिस्थिति में आप सरकार में नहीं रहे हैं, मेरा प्रश्न केवल राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है उससे जुड़ा हुआ है कि राहुल गांधी किससे ये बात, किससे प्रश्न ये कर रहे हैं, उनसे स्वयं से प्रश्न किया नहीं, वही सवाल तो हम भी जानना चाह रहे हैं। ये राजनीति कर कौन रहा है? जयवीर शेरगिल जी कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, सीधे राजनीति में कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कहेगी कि हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन हम नहीं कर रहे? आज की परिस्थिति में राजनीति फाइल कहां फंसी थी? राहुल गांधी की स्टेटमेंट के पीछे जो एक सेंटिमेंट्स को जो खड़ा करने का प्रयास किया गया है, नहीं सवाल वो नहीं, गजब की हालत है। बगल में गृह मंत्रालय है, एक जमाना बीत गया है, वो फाइल रायसीना हिल तक राष्ट्रपति महोदय तक नहीं पहुंच पाई, कोई पार्टी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राजीव जी, विषय केवल इतना नहीं, आज जो इस प्रकार की स्टेटमेंट एकदम निक ऑफ द टाइम 11 अगस्त में चुनाव के समय पे जिस प्रकार की स्टेटमेंट, सर ये मामला यहाँ तक नहीं है, मामला बहुत दूर तक जाएगा। आतंकवाद के मसले पर यह पहली बार हो रहा है कि इतना विलंब होने के चलते किसी की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली गई है। भुल्लर को छोड़ने की मांग हो रही है, राजवाना को छोड़ने की मांग हो रही है। ये देश किधर जा रहा है, ये नेता किधर ले जा रहे हैं? राजीव जी, निश्चित तौर पे एक मसला थोड़ी है। शेरगिल ने लीगल पॉइंट पे बात की है। सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी के हुक्म के बाद, सवाल उठाने के बाद आपकी सरकार हरकत में आई, सुप्रीम कोर्ट गई। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं मिस्टर शेरगिल कि जब राहुल गांधी ने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को जब न्याय नहीं मिल सकता तो आम लोग न्याय की कैसे उम्मीद कर सकेगा, तो उनका ये कमेंट किस पे था? किससे न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं वो? केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से या पार्टी से? क्योंकि पूरा मामला, ये महत्वपूर्ण विषय, पूरा मामला केंद्र में आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके जो लोग हैं वो लड़ रहे थे, उसको देख रहे थे। वो मुकदमा तमिलनाडु में नहीं चला। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इन 11 साल के मुकदमों में या 23 साल के पूरे अफेयर में कहां गड़बड़ हुआ? राहुल गांधी का यह सवाल, यह निशाना किस पे है? जी, वही सवाल लगातार हो रहा है कि सवाल किस, शायद वो जवाब देना चाहते हैं। जयवीर जी, ये जो सबसे पहले ये कोई निशाना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या उनके निर्णय पे नहीं है, हम उसका पूरा आदर करते हैं। एक दूसरा, जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया वो सीधा जयललिता जी की तरफ है कि जहां अगर एक क्षण के मान ली जाए स्टेट गवर्नमेंट को छूट या राहत देने की छूट दी गई है या पावर दी गई है, उसको मिसयूज करके नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको एक सेकंड में राहुल गांधी का सवाल यह है कि न्याय उनको, उनके फादर की मौत हुई, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई, जो उन्होंने एक चैनल से कहा। आप राहुल गांधी जी का बयान है, राजीव जी एक सेकंड, राहुल गांधी का जो बयान है उसको आप ओवरऑल देखिए। पहले उन्होंने कहा कि मैं कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं, उम्र कैद, उम्र मतलब उम्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा न्याय किया है। दोनों, अगर पॉलिटिकल रीजन या किसी भी रीजन से डिले हुआ है तो उसका फायदा इन लोगों को मिला है और हम उसका आदर करते हैं। हमें न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट से, हम नहीं करेंगे। सवाल यही पर है उन्होंने, जयवीर जी, न्याय कहां से नहीं हुआ? बिल्कुल, ये न्याय किसने नहीं किया या न्याय किसने किया? एक पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिल रहा है, ये सवाल किससे है? या न्याय कौन कर रहा है? सवाल ये है।
प्रधानमंत्री और इतने मासूम लोगों की मृत्यु को एक गजब की बात आप कर रहे हैं। नहीं सर, घुमा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है ना राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, सीधा असर केंद्र पे है और केंद्र अनिल जी जवाब देंगे। एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं, सही तरीके से इस मामले को सरकार या पार्टी लड़ी होती तो शायद पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय मिल गया होता। ये कहने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि जयललिता आपके पूर्व प्रधानमंत्री का मुकदमा नहीं लड़ रही थी, आपकी सरकार, आपके अटॉर्नी जनरल और आपकी पार्टी का निर्देश था। अनिल जी, राजीव जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये कह देते हैं कि हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। जवाबदार कौन है, जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ राहुल गांधी एक सत्ता पक्ष आप भी जवाब दे, कुर्सी में जवाब दे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में बैठे हुए व्यक्ति, पूछिए, जवाब भी दीजिए। सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति शायद न्यायपालिका को चैलेंज करते हुए ये बात कह रहा है कि मैं न्याय नहीं मिल रहा। नहीं, आप संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पार्टी ने भी 4 संजय जी, मैं आज हम चर्चा करके नहीं कर सकते। राजीव, मैं राजकुमार जी आ रहा हूं आपके पास। हर्षरंजन जी, आपसे ये मैं जानना चाह रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया, जो दुख जताया उन्होंने, क्या राहुल गांधी के इस बयान के बाद ही सरकार जागी है? सरकार जो ने ये फैसला लिया है कि रिव्यू पिटीशन देंगे और रिहाई के फैसले को चुनौती देंगे, क्या उसके बाद ही ये तेजी आई है सरकार में? निश्चित तौर पर इट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि फिलहाल हाल के दिनों में राहुल गांधी के कहे गए हर बात के बाद सरकार जागी है, चाहे वो सब्सिडी का मामला हो, गैस सिलेंडर का मामला हो या कोई भी मामला हो। लेकिन उससे परे अगर राहुल गांधी के बयान को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आप देखें तो राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि जब एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है तो आम आदमी का क्या होगा। ये उनके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में बयान है। तो जाहिर सी बात है कि ये जयललिता से वो नहीं मांग रहे हैं, ये वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं। तो क्या शेरगिल जी ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि उनके बयान को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, मतलब कि वो कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं और साथ में ये बयान भी दे रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं, प्रियंका जी ये कह रही हैं कि नहीं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। मुझे तो उनसे नफरत नहीं है, सहानुभूति है। जी, और खुद वो जेल में भी मिलकर आई थी और कहा था कि हमने आपको माफ किया, हमने सबको माफ किया। तो कुल मिला के क्या कांग्रेस अभी भी, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि 1991 के दौरान भी, नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान भी कांग्रेस में अंदरूनी कलह और अंदरूनी पसोपेश की स्थिति थी, लोग नरसिम्हा राव से उतने खुश नहीं थे तफ्तीश को लेकर। क्या अभी भी कांग्रेस में इस पूरे विषय को लेकर एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि सामने दिख रहा है? राहुल गांधी के बयान को देखें, प्रियंका गांधी के बयान को देखें, राहुल गांधी के बयान को स्वयं में देखें, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? जवेर जी, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है? राजीव जी, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसमें 2 पहलू है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, क्राइम होता है, कत्ल होता है, हत्या होती है, असैसिनेशन होती है, तभी हमारे लॉ में, जो क्रिमिनल लॉ है, उसमें शब्द यूज किया गया है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम। अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट होगी, और जो 1999 में दी गई, पर राहुल जी ने अपने राजनीतिक पद से ऊपर उठ के कहा कि वो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है। उनका इंसाफ यही था कि इनको कैपिटल पनिशमेंट, उम्र कैद। इस मामले से पहले जजमेंट आई थी शत्रुघ्न चौहान के मामले में, जब कोई कांग्रेस का या नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। जवीर जी, धाराएं, आर्टिकल, सेक्शन सब जान रहे। हमारे पास, हमारे स्टूडियो में भी सीनियर एडवोकेट राजकुमार गुप्ता जी बैठे हुए हैं। राजकुमार जी, जो धाराएं, जो सेक्शन, जो अधिकार, जो विशेषाधिकार का जिक्र कर रहे हैं जवीर शेरगिल जी, उसको जरा बताइए कि ये कहां, क्यों इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है? क्या केंद्र के लिए अलग नियम हो जाते हैं, राज्य सरकार के लिए अलग नियम हो जाते हैं? जब सबके अपने अपने अधिकार है, वो तय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र कर दिया कि ये राज्य सरकार के अधिकार पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि चाहे तो रिहा कर दे। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये सेंट्रल लॉ है, पार्लियामेंट ने पास किया है जी। ये इसमें शब्द स्टेट। तो जयवीर जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये क्लियरेंस चाह रहा हूं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने मारूराम बनाम स्टेट राजस्थान केस में कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। 14 साल के बाद अगर आपकी जेल पूरी हो गई है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करने का अधिकार था, और सुप्रीम कोर्ट अगर संतुष्ट होती तो आपको रिलीज कर सकती थी। बाद में कानून में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया अपने जजमेंट के द्वारा, जजमेंट लॉ,
कि ये बात हमें अच्छा नहीं लगता है कि जब आजीवन कारावास है तो इट इज अप टू टिल लास्ट ब्रेथ जी, और वो कानून अब चला आ रहा है, ये जजमेंट लॉ है, इसमें कोई सीआरपीसी में आईपीसी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। आजीवन कारावास तभी भी था, आज भी है, कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तभी भी था, आज भी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बाय मेकिंग जजमेंट्स इसको एक्सपेंड किया कि ये अच्छा नहीं लगता है कि इस आदमी को हमने सजा दिया 302 में मर्डर का हीनस क्राइम है तो इसको 14 साल में ही छोड़ दिया जाए। व्हाट इट मीन? उन्होंने कहा कि अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं कि आजीवन कारावास मतलब ताजिंदगी, लास्ट ब्रेथ। खैर ठीक है, वो शेरगिल जी चाहते हैं कि राजीव गांधी के हत्यारे को आजीवन कारावास मिले, उनको रिहा नहीं किया जाए, ये उनकी पार्टी का स्टैंड है, ऐसा उन्होंने अभी कंफर्म किया है। तो ये जजमेंट लागू है, ये लागू है, तो इस स्टेट गवर्नमेंट जो है कहां है? स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं है, उस जजमेंट के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकती, दे कांट गो। अगर जाती है तो इलीगल एक्ट करती है, संविधान विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के विरोधी है। तो ये बात तो सब समझ रहे हैं, फिर ये कौन कर रहा है? ये केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी? भाई इलेक्शन सबके लिए लागू है, इलेक्शन यहाँ हम लॉ का पॉलिटिक्स से कोई हमारा संबंध नहीं है, हम तो लीगल तो फिर मैं उस सिस्टम पे जरा सा आऊंगा। राहुल गांधी जिस पे सवाल कर रहे हैं कि न्याय नहीं मिला एक पूर्व प्रधानमंत्री को, यानी कि वो अन्याय हुआ, उस सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, जो सिस्टम खुद उन्हीं की सरकारें चलाती रही हैं। ये कैसे सुधरेगा? ये कैसे सुधरेगा? जुडिशियरी जो है गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। जुडिशियरी नहीं है, ठीक है, आपकी जांच एजेंसियां आपके अंडर में है, तो केस आप लड़ रहे हैं, सरकारें लड़ रही हैं, लॉ मिनिस्ट्री है आपके पास, गृह मंत्रालय, ये सवाल किस पर उठा रहे हैं? देखिए जुडिशियरी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, और सवाल उठा रहे हैं ड्राफ्ट बना के, जो सवाल ठीक है, जो सवाल उठा रहे हैं वो जुडिशियरी को टच नहीं कर रही है। जुडिशियरी ने जजमेंट दे दिया, आपने रिव्यू फाइल किया है, उसकी भी सुनवाई होगी। नहीं, उसके बैकग्राउंड में क्या है? जुडिशियरी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 11 साल का विलंब है। जी हाँ, बिल्कुल सही है जी। ये सिस्टम कहां से किसने बनाया? बिल्कुल मैं बताता हूं, आप किसी मर्सी पिटीशन को 11 साल तक हैंगिंग नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू डिस्पोज ऑफ क्विकली, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। एक सुनील बत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइफ कन्विक्ट हैज आल्सो गॉट फंडामेंटल राइट। नहीं, ठीक है राजीव जी, मैं अब आपसे ये जल्दी से जानना चाहता हूं क्योंकि समय की भी कमी है। अब जो ये राजनीति हो रही है, जी जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, एआईएडीएमके और डीएमके और लोकल जो पीएमके ही तमाम पार्टियां इस इशू पे पॉलिटिक्स कर रही है और राजीव गांधी के हत्यारों के प्रति सबकी सहानुभूति है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों की, और शायद कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो ये कह रही है कि नहीं, उनको आजीवन कारावास होना, मैं तब तक वहां जेल में होना चाहिए जब तक उनकी आखिरी सांस चलती है। तो निश्चित तौर पे ये पार्टी का लाइन है, और मुझे लगता है कि पार्टी इसमें भी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसमें भी नफा नुकसान के तराजू पर तौला जाता है। बात बहुत साफ है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। न्यूज लाइन में जयवीर जी, माफी चाहूंगा, समय की कमी है सर, समय की कमी है। न्यूज लाइन बात करना चाहूँ, वो राहुल गांधी के पिता थे, प्रधानमंत्री के अलावा राहुल गांधी जी के पिता थे और 15 मासूम लोग मरे थे। चलिए, अपने विशेषाधिकार के तहत इतना समय मैं आपको दे रहा हूं, समय की मजबूरी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का न्यूज लाइन में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति होती रही है और सबने नफा नुकसान के तराजू पर अपने वोट बैंक को तौला है। ऐसा ना हो, काश ऐसा ना हो, उम्मीद हम भी यही करते हैं। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। पार्टी में आप सबसे पुराने नेताओं में से आपकी गिनती है, ये यूपी की स्थिति क्यों इतनी खराब हो गई समाजवादी पार्टी के शासन में? समाजवादी पार्टी के बारे में अगर सिर्फ एक लाइन कह दे तो सारा जवाब मिल जाता है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। सर एक बात खास तौर से तमाम राजनीतिक दल इस देश भर में जितने भी, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, हर दल किसी न किसी वोट बैंक को लेकर सामने। उन्होंने एक तरफ हिंदुओं को धोखा तो दूसरी तरफ मुसलमानों को धोखा दिया, और जो समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, धोखेबाजों की जाएंगे, वो भागते जाएंगे। देखिए खास बात,
बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया